प्रकृति का महान ग्रंथ गणित की भाषा में लिखा गया है और उसके अक्षर त्रिभुज, वृत्त और अन्य ज्यामितीय आकृतियां हैं। ये मशहूर कथन है गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो एक तरह से प्रकृति को एक ऐसी किताब के रूप में देख रहे थे जिसकी अपनी एक भाषा है, अपना एक व्याकरण है। नमस्कार, आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी ही भाषा की, कह सकते हैं, गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जीवन की भाषा यानी जेनेटिक कोड। दशकों से हमें लगता था कि हमने इस भाषा की डिक्शनरी को पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खोज हुई है जो इस डिक्शनरी का एक पूरा पन्ना ही बदल रही है। और ये चर्चा द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। तो अगर कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर नजर रखता है तो उनके लिए ये बहुत काम की हो सकती है। आज हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक जासूसी कहानी को सुलझाना है। हम समझेंगे कि ये नई खोज क्या है, ये जीवन के बारे में हमारी समझ को कैसे चुनौती देती है और भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस भाषा को समझना होगा जिसमें जीवन की किताब लिखी गई है, यानी जेनेटिक कोड। सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं, ए, जी, सी और टी। हमारे डीएनए में अरबों की संख्या में यही 4 अक्षर हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ 4 अक्षरों से आप इंसान जैसी जटिल चीज कैसे बना सकते हैं? ये प्रकृति का सबसे शानदार समाधान है। उसने इन 4 अक्षरों को 3-3 के ग्रुप में जोड़कर शब्द बनाए। इन 3 अक्षरों वाले शब्दों को हम कोडॉन कहते हैं। अच्छा। और इस तरह 4 अक्षरों से 64 अलग-अलग शब्द बन जाते हैं, जो एक पूरी डिक्शनरी बनाने के लिए काफी है। हाँ, इन 64 शब्दों में से 61 शब्द, जिन्हें सेंस कोडॉन कहते हैं, वो 20 अलग-अलग तरह के एमिनो एसिड बनाने का निर्देश देते हैं। और ये एमिनो एसिड ही असली खिलाड़ी हैं, है ना? ये मिलकर प्रोटीन की लंबी चेन बनाते हैं जो हमारे शरीर में लगभग सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, आप अमीनो एसिड को लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ सकती हैं, और प्रोटीन उनसे बनी हुई कोई जटिल संरचना है। और सबसे हैरत की बात ये थी कि ये भाषा, ये डिक्शनरी लगभग हर जीव में एक जैसी है। इंसान, पेड़, मक्खी, बैक्टीरिया सब एक ही जेनेटिक डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल जेनेटिक कोड कहा जाता था। आपने कहा कि 64 में से 61 कोडॉन एमिनो एसिड बनाते हैं, तो बाकी जो 3 बचे उनका क्या काम है? उनका काम भी बहुत जरूरी है। वो है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप मतलब जैसे वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे हमारी भाषा में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है, वैसे ही ये 3 कोडॉन प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी को बताते हैं कि बस यहाँ रुक जाओ, प्रोटीन पूरा हो गया है। ठीक है, तो नियम सरल लगता है। 61 शब्द जिनका मतलब है ये वाला अमीनो एसिड जोड़ो, और 3 शब्द जिनका मतलब है काम खत्म करो। हाँ, मोटे तौर पर यही नियम था। हालांकि विज्ञान में हमेशा जैसा कुछ नहीं होता। हमें कुछ दुर्लभ अपवाद पता थे। अच्छा जी, जैसे कुछ बैक्टीरिया में या कभी-कभी इंसानों में भी एक स्टॉप कोडॉन एक 21वें बहुत ही दुर्लभ अमीनो एसिड सेलेनोसिस्टीन को कोड कर सकता था। लेकिन इसे हमेशा एक गड़बड़ी या एक दुर्लभ अपवाद ही माना गया, नियम नहीं। जैसे किसी किताब में एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक हो। और यहीं से हमारी जासूसी कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब खोजा है वो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, बल्कि डिक्शनरी में लिखा एक नया नियम है। बिल्कुल, वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही अजीब सूक्ष्म जीवों पर ध्यान दिया, जिन्हें आर्किया कहते हैं। आर्किया, ये देखने में तो बैक्टीरिया जैसे लगते हैं, पर असल में जीवन का एक बिल्कुल अलग ही साम्राज्य है। जी, और ये अक्सर दुनिया की सबसे चरम जगहों पर पाए जाते हैं। और इस स्टडी में जिन 2 आर्किया को चुना गया, उनकी दुनिया भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक है मेथेनोकोकॉइड्स बर्टोनी, जो अंटार्कटिका की बर्फीली झीलों में रहता है, 0 से भी कम तापमान पर। और दूसरा है मेथेनोमेथिलोफिलस एलवी, जो हम सबके शरीर के अंदर, हमारी आंतों में पाया जाता है। एक बर्फीली झील में, दूसरा इंसानी शरीर में। और इन दोनों में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। TAG नाम का जो स्टॉप कोडॉन है, जो जेनेटिक वाक्य का एक फुल स्टॉप माना जाता है, वो इन जीवों में स्टॉप का काम कर ही नहीं रहा था। क्या?
हर बार बिना किसी अपवाद के जब भी कोशिका की मशीनरी टैग को पढ़ती तो वो रुकने के बजाय एक और दुर्लभ 21वें अमीनो एसिड पाइरोलाइसिन या पाइल को जोड़ देती थी। एक मिनट, मुझे ये ठीक से समझने दीजिए। मतलब ये नहीं कि वो कभी-कभी गलती से पाइल जोड़ रहे थे। नहीं, उन्होंने रुकने का मतलब ही बदलकर पाइल जोड़ना कर दिया है। अपने डिक्शनरी को ही स्थायी रूप से एडिट कर लिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अपवाद नहीं बल्कि एक नया नियम है। इन जीवों के लिए टैग का मतलब स्टॉप है ही नहीं। उन्होंने अपने जेनेटिक व्याकरण को अपडेट कर लिया है। वाह! अब उनकी डिक्शनरी में 61 की जगह 62 सेंस कोडॉन है, जो 20 की जगह 21 अमीनो एसिड बनाते हैं, और स्टॉप कोडॉन वो 3 की जगह सिर्फ 2 बचे हैं। और इसी को शोधकर्ताओं ने पाइल कोड नाम दिया है। जी, पाइल कोड। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने अंग्रेजी भाषा से फुल स्टॉप हटाकर उसकी जगह एक नया अक्षर जोड़ दिया हो जिसका अपना एक मतलब है। बिल्कुल। जीवन की भाषा का एक नया संस्करण, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सच में जीवन के सॉफ्टवेयर का एक अपडेट है जो दिखाता है कि ये कोड उतना भी यूनिवर्सल या पत्थर की लकीर नहीं है जितना हम सोचते थे। ठीक है, तो ये आर्किया के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे जीव हैं। हम पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक दिलचस्पी की बात है? नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ा है, और वो भी 2 लेवल्स पर। अच्छा। पहला तो बुनियादी विज्ञान के स्तर पर है। अब अगर किसी वैज्ञानिक को इन आर्किया के जीनोम को समझना है तो उसे पुरानी डिक्शनरी से काम नहीं चलेगा। जाहिर है। अगर वो पुरानी डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे तो जहां भी TAG आएगा उनका कंप्यूटर प्रोग्राम कहेगा प्रोटीन अधूरा है, जबकि असल में वहां पाइल जुड़कर एक पूरा और काम करने वाला प्रोटीन बन रहा है। तो सही बायोलॉजी समझने के लिए हमें इस पाइल कोड का इस्तेमाल करना ही होगा। बिल्कुल। ये तो ठीक है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक जरूरी अपडेट है, लेकिन इसका बड़ा दुनिया बदलने वाला असर कहाँ दिखेगा? वो दिखेगा बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ये खोज ऐसे दरवाजे खोल रही है जिनके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसा कि इस स्टडी की एक लेखक प्रोफेसर अलाना शिपार्ट्स ने कहा भी, ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे जीव विज्ञान में छिपे रहस्य बायोटेक्नोलॉजी में नवाचार को जन्म देते हैं। मुझे ये थोड़ा और समझाइए, हम इस नए कोड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? शोधकर्ताओं ने यही साबित करने के लिए एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया। बताइए। उन्होंने आर्किया से वो पूरी आणविक मशीनरी, मतलब एंजाइम वगैरह, निकाली जो पाइल कोड को पढ़ती और समझती है, ओके। और उसे एक बिल्कुल आम लैब बैक्टीरिया इकोलाई में डाल दिया। रुकिए, ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। आपने एक आर्किया से कोई मशीनरी निकाली और उसे ई कोलाई जैसे बिल्कुल अलग जीव में डाल दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया? जी हाँ। ये तो किसी पनडुब्बी का इंजन निकालकर एक कार में लगाने जैसा नहीं है। सिस्टम टूटता क्यों नहीं? और यही इस तकनीक की खूबसूरती है। जीवन की जो बुनियादी मशीनरी है, जैसे प्रोटीन बनाने का तरीका, वो काफी हद तक मिलती जुलती है। आर्किया की ये पाइल मशीनरी ई कोलाई के मौजूदा सिस्टम को हटाती नहीं, बल्कि उसमें एक नया फंक्शन जोड़ देती है। अच्छा। तो उन्होंने इस बदले हुए ई कोलाई को एक ऐसा प्रोटीन बनाने का निर्देश दिया जिसके कोड के बीच में जानबूझकर TAG कोडॉन डाल दिया गया था। अब सोचिए, एक सामान्य ई कोलाई जैसे ही TAG को पढ़ता, वो वहीं रुक जाता और एक अधूरा बेकार प्रोटीन बनता। बिल्कुल, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसके पास आर्किया वाली मशीनरी थी। जी, उस नई मशीनरी की वजह से ई कोलाई ने TAG को स्टॉप नहीं बल्कि पाइल जोड़ों का निर्देश समझा। उसने वहां पाइल को जोड़ा और प्रोटीन बनाना जारी रखा, और अंत में एक पूरा काम करने वाला प्रोटीन सफलतापूर्वक बना दिया। ये तो कमाल है। मतलब हम सचमुच जीवन के इन मूलभूत हिस्सों को लेगो ब्लॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये विज्ञान कथा जैसा लगता है। तो अब हम किसी भी प्रोटीन में कहीं भी ये नया पाइल अमीनो एसिड डाल सकते हैं। हाँ, और इस बात का महत्व सिर्फ विदेशी लैब तक सीमित नहीं है। भारत में IISc बेंगलुरु के डॉक्टर तनवीर हुसैन ने इसी बात पर जोर दिया है कि ये खोज हमें प्रोटीन्स में मनचाही जगहों पर पाइल को शामिल करने की अभूतपूर्व क्षमता देती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हम लैब में ऐसे प्रोटीन बना सकते हैं जो प्रकृति में मौजूद ही नहीं है। शायद ऐसा प्रोटीन जो प्लास्टिक को पचा सके, या ऐसा एंजाइम जो कैंसर कोशिकाओं को सटीकता से निशाना बनाए, या फिर ऐसी दवाइयां जो शरीर में बिल्कुल नई तरह से काम करे। ये खोज उस दुनिया का दरवाजा खोलती है। ये सचमुच भविष्य की टेक्नोलॉजी की एक झलक है। लेकिन जैसा कि विज्ञान में होता है, हर जवाब कुछ नए सवाल खड़े करता है। हमेशा। इस खोज ने भी जरूर कुछ गहरे सवाल उठाए होंगे, जैसे कि ये पाइल अमीनो एसिड इन आर्किया के लिए करता क्या है?
प्रकृति ने इतनी मेहनत की है तो कोई खास मकसद तो होगा ही। ये अब सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल है। क्या पाइल से बने प्रोटीन इन जीवों को उनके चरम वातावरण में जीने में कोई खास फायदा पहुंचाते हैं? जैसे अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में? हाँ, या इंसान की आंत के भीड़ भरे माहौल में। हो सकता है पाइल वाले प्रोटीन ज्यादा तापमान पर स्थिर रहते हों या कोई ऐसा रासायनिक काम करते हों जो दूसरे 20 अमीनो एसिड नहीं कर सकते। तो ये अभी भी एक रहस्य है। हाँ, और ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय वैज्ञानिकों को भी उत्साहित कर रहा है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अभ्राज्योति घोष, जो खुद आर्किया पर काम करते हैं, अच्छा। उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या पाइल को शामिल करने से इन आर्किया को अपने प्राकृतिक वातावरण में कोई फिटनेस लाभ मिलता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के शोधी दे पाएंगे, और शायद इसी जवाब में बायो इंजीनियरिंग के लिए और भी नए रहस्य खुलेंगे। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक वैश्विक खोज पर भारतीय विशेषज्ञ भी तुरंत अपनी राय और सवाल रख रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत का वैज्ञानिक समुदाय दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा से अगर कुछ बातें निकालकर लानी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए पहली बात तो ये है कि जीवन की जेनेटिक डिक्शनरी पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीती जागती बदलती हुई किताब है। बिल्कुल, जिसमें प्रकृति नए शब्द जोड़ सकती है और पुराने शब्दों के मायने भी बदल सकती है। दूसरी बड़ी बात कि पाइल कोड अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक स्थापित हकीकत है। जी, हमारे पास आधिकारिक तौर पर 21 अमीनो एसिड वाला एक दूसरा जेनेटिक कोड है। और तीसरी, जैसा कि हमने बात की, इस खोज ने बायो इंजीनियरिंग के लिए एक बिल्कुल नया टूल बॉक्स खोल दिया है। हाँ, नई संभावनाओं का। बिल्कुल। और ये चर्चा मेरे मन में एक गहरा विचार भी छोड़ रही है। अगर जीवन एक पूर्ण विराम को एक नए शब्द में बदल सकता है तो जेनेटिक कोड में और कितने ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम आज सिर्फ नियम या अपवाद मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये इसका सबसे गहरा पहलू है। यह खोज हमें सिर्फ एक नया तथ्य नहीं बताती, बल्कि यह हमें जीवन की भाषा और उसकी व्याकरण को फिर से परखने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की किताब में अभी और भी कई अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना बाकी है। और हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। समसामयिक विषयों पर ऐसी ही महत्वपूर्ण और गहन चर्चाओं के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस विषय पर आपके कोई प्रश्न है तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।